आइए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास को बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो है भी है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में जो आप लोगों ने पढ़ा है, और फिर सेकेंड सेमेस्टर में भी है, और क्लास 11th के भी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। यानी कि क्लास 11th और बीकॉम बीबीए जिस भी क्लास में है सभी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग साइकिल, यानी अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि अकाउंटिंग क्या होता है, इस पर चर्चा हुई थी एटसेट्रा वगैरह। तो उसमें जो परिभाषा दी गई थी उसमें कहा गया था कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा विच आर एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी टर्म या इन टर्म ऑफ मनी, ये डिफिनेशन दिया गया था। तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग का मतलब मैंने बताया था कि जब आप जर्नल में लिखते हो या जो प्राइमरी बुक्स होता है उसमें जब आप लिखते हो तो उसको कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। ठीक है, उसमें मैंने बताया था प्रॉपर जर्नल होता है, जो सहायक बहियाँ होती हैं, सहायक सब्सिडी बुक होती है, जैसे कि सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, पेटी कैश, ये सब जो है एटसेट्रा, ये प्राइमरी बुक्स माने जाते हैं। और उसमें जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है तुरंत रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि लेजर जब हम बनाते हैं कि एक इवेंट को जो है जैसा इवेंट हुआ उसको उसी टाइप पे उसको अलग अलग वर्गों में रख दिया जाता है, जिसको हम लोग सामान्य रूप से लेजर बनाना कहते हैं। और प्रत्येक ट्रांजैक्शन का जो है अगर एक लेजर का ट्रांजैक्शन है तो उसका अलग लेजर होता है। फिर उसके बाद हम उसको समराइज करते हैं, जिसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, और फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। और जो अकाउंटिंग यूजर होते हैं, संबंधित लोग होते हैं, उसको समझ सके इसलिए इंटरप्रिटेशन किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। ये डेफिनेशन में बातें निकल के आई थी। तो आप देख रहे हो कि एक निश्चित क्रम में जो है अकाउंटिंग का कार्य, बुक कीपिंग का कार्य एक निश्चित क्रम में चल रहा है। उसी को हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग साइकिल के नाम से जानते हैं। यानी किसके बाद क्या होगा, किसके बाद क्या होगा और किसके बाद क्या होगा, उसको क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग साइकिल। और ऐसा नहीं है कि ये क्रम जाके कहीं खत्म हो जाता है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये सारा आपस में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। यानी कि कोई काम कहीं खत्म नहीं होता और ये प्रोसेस के हिसाब से चलता रहता है। देखिए लिखा है कि व्हेन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज डन which happens frequently and repeated in same direction during an accounting period, the same is called of an accounting cycle। यानी कि एक वर्ष के अंदर, ठीक है, जो भी काम होते हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से जब आप पूरा करते हैं तो एक साइकिल पूरा होता है। यानी कि एक वर्ष के अंदर एक साइकिल पूरा होने का मतलब समझते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चलते हैं, जब एक पूरा गोला बना देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एक साइकिल कहा जाता है। उसी तरह से अकाउंटिंग में भी किया जाता है। अब प्रश्न ये है कि साइकिल की शुरुआत कहाँ से होगी, तो यहाँ से सबसे ऊपर लिखा है, देखिए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को सबसे पहले क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, जो आपने लेन देन किया उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब रिकॉर्ड कहाँ होता है, तो जब रिकॉर्ड करते हो तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जर्नल रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, लेजर। लेजर के बाद क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि हम 31 मार्च को जो है ट्रायल बनाते हैं, और मान लीजिए 31 मार्च की 12 बजे रात को हमारा फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो गया। लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लेजर में सम्मिलित नहीं हो पाई होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सैलरी आपको देते हो, ठीक है, कर्मचारियों को सैलरी देते हो। अब कर्मचारी की सैलरी कब ड्यू होती है, 1 तारीख को ड्यू होती है, ठीक है, पूरा महीना वो काम किए और 31 मार्च को वर्ष की समाप्ति हो गई। तो काम तो उन्होंने 12 महीने का किया है, लेकिन जो सैलरी का पेमेंट हुआ है वो अभी 31 मार्च तक जो पेमेंट हुआ वो केवल 11 महीने का हुआ, क्योंकि 1 अप्रैल को उनकी सैलरी ड्यू होगी। यानी मार्च की सैलरी को पेमेंट किया जाएगा अप्रैल में, ठीक है। तो वो जो कर्मचारी आपके वहाँ काम कर रहे हैं, जिनको सैलरी आपको देनी है, उन्होंने अपनी सर्विस दे दिया, उनकी सर्विस का लाभ आपको मिल चुका है, लेकिन उस सर्विस के बदले में जो उनको रिवार्ड दिया जाना है, सैलरी दिया जाना है, वो अभी पेमेंट नहीं हुआ, तो बाकी लग गया, आउटस्टैंडिंग उसको बोलते हैं। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं हुआ होता है। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हम अगले फाइनेंशियल ईयर तक कर चुके होते हैं, जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस वगैरह। तो उन सबको हम यहाँ क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। फिर एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्री, और फिर हम क्या बना देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
और बैलेंस शीट आता है इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ लिखा है स्टेप और फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, उसी चीज को यहाँ समझाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है वैसे ही क्या करना है, जो भी ठीक है ना, फर्स्ट रिकॉर्डिंग सब्सिडी बुक, जो उनकी सहायक पुस्तकें होती हैं उनमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल, द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड जर्नल। उसके बाद लेजर, ऑल जर्नल्स आर पोस्टेड इन लेजर। फिर ट्रायल बैलेंस में उसके बाद हम जो है ट्रायल के जो नियम होते हैं उसके हिसाब से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हम बनाते हैं तो पूरा एक अकाउंटिंग साइकिल क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। जब पूरे वर्ष जितने भी हम अकाउंटिंग के काम एक सिस्टमेटिक तरीके से किए होते हैं, जब एक जगह से शुरू करके और फाइनेंशियल अकाउंटिंग तक जाके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं तो एक साइकिल हमारा पूरा हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल की शुरुआत कहाँ से होती है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से, और समाप्त कहाँ हो जाता है, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना देते हैं। यानी इसके अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जब इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा अकाउंटिंग साइकिल पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए, आगे बढ़े। अब आते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या है, क्यों अकाउंटिंग किया जाना चाहिए। अगर हम सामान्य उद्देश्य की बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करता है तो ये जानना चाहता है कि पूरे वर्ष के दौरान उसने क्या कमाया और क्या कमाया, यानी कि वास्तव में उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। एकदम ये बेसिक ऑब्जेक्ट माना जाता है, बेसिक नीड्स मानी जाती है किसकी, अकाउंटिंग। और वर्ष के अंत में संस्था की जो वित्तीय स्थिति है वो किस तरह की है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, ये पता करने के लिए अकाउंटिंग किया जाता है। लेकिन आज के परिवेश में जबकि बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है, एक बिजनेस में जो है कई सारे स्टेक होल्डर हो गए हैं, बहुत सारे लोग उससे संबंधित हो गए हैं, तो अकाउंटिंग करने के उद्देश्य भी क्या हो गए हैं, बदल गए हैं और बहुत सारे उद्देश्य आ गए हैं। लेकिन अगर आपसे प्राइमरी पूछा जाएगा तो प्राइमरी यही उद्देश्य है कि टू नो प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि संस्था ने क्या कमाया और क्या कमाया। अब मान लीजिए उधार ट्रांजैक्शन आप करते हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हो, लिखोगे नहीं तो जानोगे कैसे कि हम किससे जो है किसको उधार दें। आप ही उधार लेते हो, आप नहीं लिखोगे, कोई भी व्यक्ति आपके पास पैसे मांगने चला आएगा तो आप दे दोगे क्या, नहीं, तो आप लिखोगे कि हमने इन संबंधित सप्लायर से जो है क्या किया है, सप्लाई लिया। अब टैक्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया है, तो इनकम टैक्स को भी चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स चाहिए, तो वो आपके ऊपर जो है टैक्स चार्ज करता है। अब आप रियल कितना कमाए हो उसी के हिसाब से टैक्स चार्ज होगा। अब ये डिटरमाइन कैसे होगा कि वास्तव में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाओगे तभी टैक्स दोगे। अब अगर नहीं बता पाते हो तो इनकम टैक्स अपने हिसाब से टैक्स लगा देगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा असेसिंग ऑफिसर, तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। इसलिए आप क्या करिए, लिख करके रखिए ताकि जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स ना लगाए। ऐसे बहुत सारे सामान्य कारण हैं जिन कारणों की वजह से जो है अकाउंटिंग किया जाता है। आइए पॉइंट वाइज देख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखा है टू एसर्टेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट और लॉस का निर्धारण करने के लिए। ठीक है बच्चों, किसका निर्धारण करने के लिए, यहाँ लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का निर्धारण। टू कंपेयर इनकम अर्न वर्सेस एक्सपेंस, है ना, नेट रिजल्ट। कारण ये कैसे पता चलता है, जब हम अपने टोटल इनकम को टोटल एक्सपेंडिचर के साथ कंपेरिजन करते हैं तो जो बैलेंस आता है वो प्रॉफिट या लॉस माना जाता है। कैसे निकलेगा प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस में से क्या करें, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में हमने कितना प्रॉफिट कमाया। अगर मान लीजिए हमारी जो अर्निंग है, आय है, इनकम है या सेलिंग है वो कम है और हमारा खर्चा ज़्यादा है तो लॉस हो जाएगा। ठीक, और अगर मान लीजिए हमारा इनकम ज़्यादा है और कॉस्ट कम है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो पहला जो मेन उद्देश्य होता है बच्चों वो क्या होता है, पीएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो है निर्धारण करना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक सेकंड बंद कर ठीक है, तो पहला उद्देश्य समझ गए। अब दूसरा उद्देश्य क्या लिखा है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस की जो है फाइनेंशियल पोजीशन कैसे, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलता है, बैलेंस शीट से पता चलता है।
चल रहा है ना, बैलेंस शीट से पता चलता है। यानी कि देखिए केवल आपने साल भर में कितना कमाया है यही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो तो पास्ट हो गया। आपको फ्यूचर में बिजनेस को ऑपरेट करना है, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी आपकी मजबूती क्या है। मजबूती मतलब एसेट आपके पास कितने की है, आपके पास चैलेंजेस यानी कि लायबिलिटी आपकी कितनी है, ताकि फ्यूचर में जो है बिजनेस को स्मूथ तरीके से रन कराया जा सके। इसलिए अपनी औकात पता होनी चाहिए। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी औकात पता नहीं होती, अब वो बढ़ चढ़ के क्या करते हैं, बोलते हैं और फिर उस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इसलिए गांव में कहावत है कि उतनी ही चादर, जितनी बड़ी चादर उतनी ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर। ठीक है, अब जब हमको अपनी वीकनेस पता होगी तो उस वीकनेस को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है टू प्रोवाइड रिगार्ड फॉर कंप्लायंस विद स्टेटस एंड लॉ एप्लीकेबल। यानी कि आप जानते हैं कि कई तरह से कानूनी दाव पेश होते हैं। देश के अंदर प्रचलित जो कानून है उन कानून के हिसाब से भी जो है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना आवश्यक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स, ठीक है, अब मान लो बैंक से लोन लेना है तो बैंक अब क्या देखेगा, लोन कैसे लोगे आप। लोन लेने के लिए आपको अपना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है दिखाना पड़ेगा कि देखिए हमारे पास इतनी एसेट है, तो बैंक मॉर्गेज पे आपको जो है लोन देगा। ठीक है, और फिर इनकम टैक्स वाली बात है, तो ये भी है। उसके बाद जो है बिजनेस का प्रोग्रेस करने के लिए एसेस ऑफ प्रोग्रेस मेड बाय द बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिर है डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन नीडेड बाय द डिफरेंस स्टेक होल्डर। जो विभिन्न अकाउंटिंग स्टेक होल्डर होते हैं जिनको हम सामान्य रूप से अकाउंटिंग यूजर कहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, उन लोगों को भी जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है और उस उद्देश्य के लिए अकाउंटिंग बनाया जाता है। तो आपके समझ में आया उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब प्राइमरी उद्देश्य में आपका क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जानना और फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू जब क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता है चारों ऑप्शन दे दे और ये चारों सही तो उसमें सबसे ज़्यादा सही कौन सा होगा, बात समझ में है। जैसे मान लो पढ़ने आए तो आपका मेन उद्देश्य क्या है, पढ़ना। घर से चले होगे तो क्या बोले होगे, कहाँ जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। बीच में मान लो गर्लफ्रेंड भी घुमाने चले गए, ठीक है, तो ये तो आपका मेन उद्देश्य नहीं था। रास्ते में रुक के जो है थोड़ा सा आप अन्य कार्य भी करने लगे, तो क्या उन कामों को आप लिखते हो या घर से बता के चलते हो कि आज गर्लफ्रेंड का मोबाइल रिचार्ज करना बहुत जरूरी है, ठीक, इसलिए हम कॉलेज जा रहे हैं। ये तो आप नहीं बताओगे, आप ये बताओगे कि हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो मेन ऑब्जेक्ट आपका पढ़ने आना है और कई सारे ऑब्जेक्ट उसके साथ आप कर लेते हो। होता है कि नहीं होता? बच्चे हंस रहे हैं, आगे बढ़े। देखिए अब अगला टॉपिक जो है वह है अकाउंटिंग यूजर का, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं 11th-12th की किताब में इसको किस नाम से लिखा गया है, अकाउंटिंग यूजर्स के नाम से लिखा गया है। और ये जो बुक है वो किसकी बुक है, फर्स्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सीएमए की किताब है ना। तो इसको स्टेक होल्डर शब्द यहाँ पर दिया गया है, बात वही है। ठीक है, अब कौन कौन से अकाउंटिंग यूजर, तो पहला है ओनर, इन्वेस्टर, एक्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल। यानी ओनर का मतलब, अब ओनर तो जो है मालिक होता है, ठीक है, और इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है, जो उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है, अब चाहे वो वर्तमान में किया या भविष्य में करने को सोच रहा हो। ये दोनों लोग ही, अगर मान लो आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या पैसे आपके पास इन्वेस्ट करना है तो आप सोचते रहते हो किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो आप अनेक कंपनियों का एनालिसिस करते हो। और वो किस बेसिस पे एनालिसिस करोगे, तो जो उनके द्वारा बुक्स ऑफ अकाउंट पब्लिश किए गए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, है ना, ऐसे कई सारे स्टेटमेंट जैसे कैश फ्लो, पीएल और बैलेंस शीट, ये तो कंपल्सरी कर दिया गया है कंपनी एक्ट में जो है कि इनको पब्लिश करना ही करना है। तो आप किसी भी कंपनी का चाहें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं। तो इन्वेस्टर ये तय करता है, अब उसका इनमें क्या इंटरेस्ट होता है, तो मालिक का इंटरेस्ट किसमें होता है, प्रॉफिट या लॉस। आप कैसे काम कर रहे हो इससे मतलब नहीं है, चेयरमैन को इससे कोई मतलब नहीं है कि हम क्लास के अंदर कैसे पढ़ा रहे हैं, है ना, कितना पढ़ा रहे हैं। उनको इससे मतलब है कि क्लास में कॉलेज में कितना एडमिशन हो रहा है ना, और ये क्लास या कॉलेज चलाने से हमको कोई प्रॉफिट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ गया।
अब लिखा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इनको ये क्या चीज चेक करेंगे, क्या देखते हैं, तो ये देखेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट, कास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। ये इन चीजों का अगर एनालिसिस करेंगे, अब भैया आप भी जानेंगे, अब मान लो भविष्य में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी कंपनी का क्या चेक करोगे, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कास्ट अकाउंटिंग उसका चेक कर लोगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फिनेंशियल अकाउंटिंग। देखो फिनेंशियल अकाउंटिंग तो सभी बनाते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो और चाहे वो ट्रेडिंग कंपनी हो, किसी भी प्रकार की कंपनी को, क्योंकि सबको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो सबके लिए कंपलसरी है कि वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं इनके साथ साथ एक वो प्रोडक्ट का कास्ट डिटर्मिनेशन करने के लिए, आगे की क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा कास्ट अकाउंटिंग, तो प्रोडक्ट की कास्ट डिटरमाइन करने के लिए, कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बनाती है। तो पहला समझ में आ गया बच्चों। अब ये बताओ ये एक्सटर्नल यूजर माने जाएंगे कि इंटरनल यूजर माने जाएंगे। ओनर क्या होगा, एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल होगा, इंटरनल होगा, वो तो मालिक है, संस्था के प्रत्येक जगह पर उसकी पहुंच समान रूप से है। लेकिन जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होगा, पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब जो भविष्य में आ सकता है, ठीक है, तो वो अभी इंटरनल यूजर के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद है लेंडर। इसका इंटरेस्ट क्या होता है, असेसमेंट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल मनी। प्रिंसिपल मनी बेसिकली दे मॉनिटर द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। जो आपको कर्जा देता है, ठीक है, जो आपको कर्जा देता है। अब कर्जा तो दो जगह से आपको मिलता है, बैंक से भी मिल सकता है और कंपनियां हैं तो पब्लिक से भी कर्जा लेती है, डिवेंचर इशू करके, डिवेंचर के माध्यम से भी वो कर्जा लेती है। तो जो बैंक वाला है या फिर आम पब्लिक है जिससे आप लोन लेने वाले हो डिवेंचर के रूप में, वो क्या जानना चाहेगा, वो ये जानना चाहेगा कि आपकी कैपेसिटी है कि नहीं है लोन वापस करने की, है ना। यानी कि आपके बैंक के पास जाओगे तो देखता है सबसे पहले कि एसेट आपके पास कितनी है, ठीक है। और दूसरा चीज केवल एसेट से ही नहीं देखेगा, अब एसेट रखे हुए कमा के नहीं दोगे। जैसे मान लो आपने हाउस लोन लिया, सपोज दैट, बैंक के पास जाते हो, जमीन खरीदने के लिए लोन लेते हो, तो बैंक वाला तो वो जमीन मॉर्गेज रखता ही रखता है, लेकिन वो ये देखता है कि पर मंथ आप जो है जो इंस्टॉलमेंट बनेगा वो पे करने के लिए क्या अर्निंग करते हो, इसके लिए आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, क्या करते हो जिसके वजह से उसका पर मंथ किस्त आप दे पाओगे। बैंक इसलिए लोन थोड़ी देता है कि आपको लोन दे दे फिर जमीन आप लो, आप लोन ना चुका पाओ तो जमीन बेच के पैसा ले। कोई ये बवाल पालना चाहता है, नहीं पालना चाहता। तो उसी तरीके से तो बेसिकली उनका किस पे रहता है कि कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस पे इंटरेस्ट, यानी कि कंपनी के पास, बिजनेस के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकता है। अब ये कैपेसिटी कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चल जाएगा। अगर आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो चेक करेगा कि आप कितना कमा रहे हो। अगर मान लो कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ठीक ठाक है, ठीक है, यानी अभी इसमें से ना टैक्स घटाया गया है और ना इंटरेस्ट घटाया गया है, तो ठीक है, आप पर मंथ दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखा है, सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, यानी कि शोधन क्षमता। सॉल्वेंसी मतलब क्या होता है, शोधन क्षमता, यानी कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट देना हुआ तो क्या आपके पास इतनी एसेट है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट कर पाओ। अब इसके लिए वो चेक क्या करता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस देयर ऑफ रिपोर्ट, ये अपनी हमने क्या लिखा, रिपोर्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंट, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स गिवन एज सिक्योरिटी। दो चीजों को चेक करेगा, एक कि आपकी इनकम कमाने की कैपेसिटी कितनी है, और दूसरा जो संपत्ति आप गिरवी के रूप में रख रहे हो, मॉर्गेज दे रहे हो, वो कितने की है। इसके लिए वो संपत्ति का जो वैल्यूएशन होता है वो वैल्यूएशन रिपोर्ट को चेक करता है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया, लेंडर का समझ में आ गया। तो कितने हो गए, दो, कौन कौन से, ओनर हो गए, इन्वेस्टर हो गए या पोटेंशियल इन्वेस्टर हो गया, और दूसरा कौन हो गया, लेंडर। याद रहेगा ना। अब आपसे पूछता हूँ, ये लेंडर इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा, सोच के बताओ, एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा, सीधी सी बात है, वो लोन हमको दे रहा है। इंटरनल उसी को कहेंगे जिनका जो है जो बिजनेस ऑपरेट करने में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, वही इंटरनल माने जाएंगे। एक्सटर्नल इंटरनल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस तरह से एमसीक्यू बनते हैं। फिर उसके बाद कौन है, कस्टमर है, सप्लायर। कस्टमर और सप्लायर, कस्टमर की रुचि किस में होगी और सप्लायर की रुचि किस में होगी। सप्लायर किसे कहते हैं, जो आपको बिना मॉर्गेज,
एक निश्चित मंथ के, एक निश्चित पीरियड के क्रेडिट पे आपको गुड्स की, रॉ मटेरियल की सप्लाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सप्लायर कहते हैं। जैसे अगर मान लो आपके पास दुकान है, तो मान लीजिए नंदानगर में आपकी दुकान है, तो आप जा करके साहबगंज से माल लेके आते हो, यहाँ से फ़ोन करते हो, वो भिजवा देता है, आप बेच के फिर उसे पैसे दे देते हो। तो 1 महीने 15 दिन बाद आप पैसे देते हो ना, तो 15 दिन के लिए उधार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। हाँ, उसको हम क्या कहते हैं? सप्लायर। अब कस्टमर कौन होता है? जो आपसे प्रोडक्ट खरीदता है। तो कस्टमर ये देखता है कहीं आप अत्यधिक प्रॉफिट तो नहीं हमसे कमा रहे हो, 10 रुपये का माल ला के 20 रुपये में तो नहीं बेच रहे हो, हमारा शोषण तो नहीं कर रहे हो। कस्टमर किसी में रुचि रहेगी ना। अगर मान लो आप सब्जी मंडी में गए, आपको पता चल गया कि सब्जी 20 रुपये किलो ला के 40 रुपये बेच रहा है, तो आप कहोगे बहुत डाकू हो जी, है कि नहीं? हाँ, लूट रहे हो। अगर मान लो 20 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया तो 20 रुपये में लूटा गए हम, हमारी इतनी औकात है कि कोई सब्जी वाला हमको लूट लेगा? नहीं ना। लेकिन हम बोलते हैं कि तुम हमसे अत्यधिक प्रॉफिट ले रहे हो, क्योंकि हमको सब्जी रोज़ खरीदना है, और अगर हमसे अत्यधिक प्रॉफिट रोज़ कमाएगा, 20 रुपया रोज़ लेगा, तो महीने में ज़्यादा ले लेगा, इसीलिए हम उसको डांट देते हैं। और सप्लायर जो होता है, उसका सप्लायर की भी रुचि ऐसे ही होती है, लेंडर की ही जैसे होती है। वो ये देखना चाहता है कि माल लेके जाएगा तो वापस करेगा पैसा कि नहीं करेगा, कहीं लेके भाग तो नहीं जाएगा। बात समझे? और इसके लिए वो क्रेडिट पॉलिसी की भी चेकिंग करता है। क्रेडिट पॉलिसी वैसे भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा है। अब इसके लिए वो क्या लिखेगा? तो फाइनेंशियल एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि संस्था की जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश आ रहा है और कैश जा रहा है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, ठीक है ना। अब क्रेडिट पॉलिसी भी अफेक्ट करती है। जैसे मान लो आपको 10 दिन के लिए क्रेडिट मिल रहा है, तो आप दूसरे को 5 दिन के लिए क्रेडिट दोगे, यानी 5 दिन के लिए उधार बेचोगे, 5 दिन के अंदर पैसा आ जाए। मान लो आपका सप्लायर आता है तो उसको तुरंत पैसे चाहिए भाई, जब आपने कहा है देने के लिए तो तुरंत पैसे चाहिए। अब आपका कैश आने जाने का, जैसे मान लो किसी से उधार मांगने जाते हो तो पूछता है ना कब दोगे, आप पूछते हो नहीं पूछते हो कब दोगे, तो बताता है कि बैंक में रखा हुआ है, बस आज संडे है, कल मंडे बैंक खुलेगा, दे देंगे। तो आपको विश्वास होता है हाँ भाई ठीक है बात सही। अब वो कहता है कि नहीं हमने रामलाल को दिया है, रामलाल जब हमको देंगे तो हम आपको दे देंगे, तो आपको संदेह हो जाता है, पता नहीं रामलाल कब देगा, ठीक है, तो रामलाल ना दे तो फिर ये हमारा भी फंस जाएगा। यानी इस व्यक्ति का जो कैश इनफ्लो है वो ठीक नहीं, ठीक है। अभी मान लो कोई कहे कि हमको 1 लाख रुपया दे दीजिए, एक ज़मीन है बेचेंगे और बेच के आपको पैसा दे देंगे, तो भैया इसमें खतरा है, क्योंकि ज़मीन कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि तुरंत बिक जाए। तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है ये तो फंसा देगा, कहीं 6 महीने तक इसका ज़मीन ना बिके तो 6 महीने हमको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वही ये कहता है कि बीबी का झुमका है ना, हाँ नाक में के नकुल्ला है, इसको बेच के हम देंगे, तो फिर क्या होगा? तुरंत आप सोचते हो अच्छा कोई बात नहीं, तो भी जाएगा गोलघर में सुनार की दुकान पे बेचेगा, हमको ला के पैसे दे देगा। तो सामने वाला व्यक्ति जब भी उधार देगा तो जिस व्यक्ति को उधार देता है, और अगर उसको इंटरेस्ट कमाना नहीं है उस पर, सप्लायर आपसे इंटरेस्ट नहीं लेता है, या बहुत लेता भी है तो बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट लेता है, आमतौर पे नहीं लेता है, जितने में बेचता है उतना ही पैसा आपसे चाहता है, तो वो चाहता है कि उसको सही से पैसे मिल जाए, इसलिए उसका सारा ध्यान जो होता है वो किस पे होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट पे होता है। फिर लिखा है एसेस एबिलिटी द बिजनेस ऑफर बेटर टर्म एंड एबिलिटी टू सप्लाई प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी कि जो ऑफर वगैरह है, टर्म कंडीशन है, वो अगर बढ़िया है, जिसका मतलब इस संस्था का जो है बिजनेस चलता रहेगा, इसका कैश फ्लो ठीक से होता रहेगा, तो वो इन सब चीज़ों को चेक करता है। उसके बाद नंबर किसका है? गवर्नमेंट। सरकार की क्या रुचि है भाई? सब लोग जो है बिजनेसमैन की तरफ देख रहे हैं अपने अपने इंटरेस्ट के कारण। आप भी यहाँ क्लास में बैठे हो अपने इंटरेस्ट के कारण, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ अपने इंटरेस्ट के कारण, बात समझे सब। तो सरकार की रुचि होती है टैक्स में, किसमें रुचि होती है? टैक्स। अब सरकार टैक्स लेती है 2 तरह की लेती है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। एक जीएसटी के रूप में वसूल करेगा और एक जो आप कमाओगे उस पर इनकम टैक्स के रूप। तो इसका इंटरेस्ट है वेरियस लीगल रिक्वायरमेंट। क्या चेक करेगा? अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट सच एज वाउचर, ठीक है। ये वाउचर क्या होता है? वाउचर मत पढ़ देना, क्या लिखा है? वाउचर। वाउचर को जो है, वाउचर किसे कहते हैं? जो आप एंट्री करते हो, कोई भी एंट्री जो 2 रुपये से ज़्यादा की है, अगर उसकी एंट्री करते हो और कहीं कहीं 10 रुपये, इनकम टैक्स 10 रुपये मानता है कि अगर 10 रुपये से ज़्यादा का आपने ट्रांजैक्शन किया है तो उसका एविडेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो रसीद मिलती है आपको, आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आपको रसीद मिलती है, या आप बेचते हो तो रसीद देते हो।
और उसी रसीद के बेसिस पे क्या किया जाता है, अकाउंटिंग किया जाता है। तो वाउचर क्या है, एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, वाउचर क्या है, एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। अब मान लीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर वाउचर की जांच ना करवाए तो आप फर्जी क्या करोगे, सेल करोगे, फर्जी परचेज कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, या आप महंगा परचेज दिखा के और सस्ता सेल दिखा के प्रॉफिट ही खत्म कर दोगे और कहोगे हम कहाँ से टैक्स दें, हम तो कुछ कमी भी नहीं की, है ना, तो सरकार को नुकसान हो जाएगा। तो सरकार क्या करती है, वाउचर की जांच करती है, बुक्स ऑफ अकाउंट। इंफॉर्मेशन ऑफ परचेज सेल, उसे क्या चाहिए, परचेज सेल का इंफॉर्मेशन चाहिए, कितने कर्मचारी हैं और उनके ऊपर ऑब्लिगेशन क्या है, उनका ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट, और जो है संस्था की जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। वैसे आमतौर पे बैलेंस शीट की बहुत ज़रूरत नहीं है, उसे केवल किसकी ज़रूरत है, इनकम स्टेटमेंट की ज़रूरत है। तो ये आपको समझ में आ गया, क्या कौन चेक करेगा। तो अगर मान लो यहाँ MCQ बनता है, एक MCQ बनता है कि गवर्नमेंट जो है एक्सटर्नल यूजर है और वो किस डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, ठीक है, तो ऑप्शन दे देगा, वाउचर चेक करेगा, इनकम स्टेटमेंट चेक करेगा, है कि नहीं है, और जो अनेक परचेज और सेल की इंफॉर्मेशन चेक करेगा, ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा और एक आध ठो गलत दे देगा उसमें, या हो सकता है एक सही दे और 3 गलत दे, या 3 सही दे 1 गलत दे, कुछ भी प्रश्न बन सकता है कि नहीं बन सकता। फिर है एम्प्लॉइज एंड ट्रेड यूनियन। एम्प्लॉइज एंड ट्रेड यूनियन, इनकी रुचि किसमें होती है, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी। एम्प्लॉई है, जैसे मैं एम्प्लॉई हूँ तो मेरी रुचि किसमें है, मैं तो चाहता हूँ हर 3 महीने बाद मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाए, है ना, कंपनियों में हर 3 महीने बाद रिपोर्ट आता है कि संस्था जो है प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं कर रही, हर 3 महीने बाद। तो कर्मचारी जो होगा उस पर देखता है पिछले तिमाही में जो है हमारी संस्था ने इतना % प्रॉफिट अर्न किया, तो वो उम्मीद करता है नहीं सैलरी बढ़ा रहा है तो कुछ बोनस ही दे दे, है कि नहीं। और जो ट्रेड यूनियन होते हैं उनकी भी रुचि किस में होती है, ग्रोथ में होती है, कि हमारा जो ट्रेड है वो किस दर से विकास कर रहा है। जैसे मान लो कपड़े उद्योग का ट्रेड यूनियन है तो वो चाहता है कि जो है अगर हमारा क्षेत्र जो है ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, यानी हम देश में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट से ज़्यादा हमको सुविधाएं भी मिले, हमको ज़्यादा छूट मिले, तो ये ट्रेड यूनियन की रुचि होगी। और एम्प्लॉय की रुचि अपनी सैलरी बढ़वाने में होती है। अब वो क्या चेक करेगा, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नेगोशिएटिंग पे पैकेज, ठीक है, यानी कि वो नेगोशिएट करने का मतलब समझते हैं आप लोग, नेगोशिएट नहीं, मूल भाव, ठीक है ना, तो वो अपने मालिक के साथ क्या करेगा, हमारा पैकेज बढ़ा दीजिए, इसके लिए वो चेक करेगा। फिर है कंपटीटर्स। कंपटीटर जो होते हैं वो भी आपके, अब कंपटीटर 2 तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कंपटीटर होते हैं और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कंपटीटर उन्हें कहा जाता है कि जैसे अगर आप मोबाइल बेच रहे हो तो दूसरा मोबाइल वाला, ठीक है, वो क्या आपका प्रत्यक्ष कंपटीटर, समझ में आ गया। अब मान लो कि मोबाइल जैसे सुविधा देने वाली जो अन्य चीजें, जैसे मान लो रेडियो, तो रेडियो का डायरेक्ट कंपटीटर क्या होगा, रेडियो होगा। टेलीविजन का डायरेक्ट कंपटीटर टेलीविजन होगा ना। घड़ी का डायरेक्ट कंपटीटर घड़ी होगा। लेकिन ये सारी सुविधा किस में मिल जा रहा है, मोबाइल में मिल जा रहा है। तो घड़ी वाले, टेलीविजन वाले, कैमरा वाले, कैमरा भी कुछ में रहता है ना, इन सबका इनडायरेक्ट कंपटीटर कौन हो गया, मोबाइल हो गया। मोबाइल आने की वजह से बहुत सारे लोग घड़ी नहीं पहनते, मैं भी वैसे ही रखा है, भूल जाते, पहनते नहीं, किस दिन पहनते कभी नहीं पहनते, क्योंकि रहता चलो भाई टाइम देखना, मोबाइल में देख लेगा आदमी, बात समझ रहे हो नहीं। अब आजकल कोई कैमरा लेके नहीं घूम रहा है, हम आपकी क्लास में रिकॉर्ड किस में कर रहे हैं, मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब यही मोबाइल नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता, एक कैमरा लेना पड़ता, तो बेचारा कैमरे वाले की बिक्री क्या हो गई, खत्म हो गई। तो जो है ये क्या माने जाएंगे, इनडायरेक्ट कंपटीटर माने जाते हैं, ठीक है, आया समझ में। अब ये इनका इंटरेस्ट क्या होता है, परफॉर्मेंस एंड पॉसिबल टाई अप इन द एरा ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। बड़ी बड़ी कंपनियां सोचती हैं कि हम क्या करें, अगर दूसरी कंपनी डमाडोल हो रही है तो हम उसको खरीद लें, अपने में क्या कर लें, मर्ज कर लें, ताकि मार्केट शेयर हमारा बढ़ जाए, मोनोपोली स्थापित हो जाए। इसमें उनकी रुचि रहती है। इसके लिए वो कंपनी का जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है उसको जितना अधिक से अधिक जुटा सकते हैं, जितना अधिक से अधिक जान सकते हैं, उनमें उनकी रुचि होती है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया अकाउंटिंग यूजर, ठीक है बच्चों। क्यों, अब यहाँ पर यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो गया, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, किस तरह के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं।
ठीक है। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा, लेकिन 3 तरह से, जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपनियों को 3 डेटा पब्लिश ही करनी पड़ती है, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वही चीज यहाँ पे समझाया गया है। फिनेंशियल पोजीशन किससे पता चलता है? बैलेंस शीट से। फिनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लो का इंफॉर्मेशन ये महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में 2 बातें कवर किया। एक क्या चीज था? अकाउंटिंग साइकिल, नहीं 3 बातें कवर कर लिया। अकाउंटिंग साइकिल, ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग यूजर या स्टेक होल्डर। ठीक है, इसको हम लोगों ने कवर किया। अब आगे की क्लास फिर पढ़ाएंगे। आप चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको जो है क्रम से वीडियो मिल सके। वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचनाएं मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।